नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप कह सकते हो। तो कुछ कुछ प्रकार के सिंबल्स हम लोगों ने देख लिया था और आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कि आखिर ये होता क्या है। पहले इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, लेकिन अब जो समझाने जा रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फॉर एग्जाम्पल फैन, फोन, कैमरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, कुछ भी चीज़ यदि आप लंबे समय तक चलाते हैं तो आपने गौर किया होगा वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है वो। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात? अब कोई चीज़ में जल्दी हीट हो जाता है, कोई चीज़ हीट होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप एक फ्रिज को ऑन करोगे ना तो उसको गर्म होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, 4-5 घंटा लग जाता है। वो तो होता भी नहीं जल्दी गर्म, है कि नहीं? लेकिन वही एग्जाम्पल यदि हम लोग ले एक हीटर का, जो कि आपके सामने भी पिक्चर होगा, ये वाला हीटर लगभग नॉर्मली घर में दिख जाता है। ये वाला हीटर को आपने कभी देखा है? जैसे ही आप ऑन करोगे 1 मिनट के अंदर ये इतना गर्म हो जाता है कि यदि आप उसके सामने बैठ जाओगे ना तो आपको वो गर्मी प्रोड्यूस कर देगा आपके बॉडी में, है ना? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी भी ऐसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हो जिसमें कि बिजली का इस्तेमाल होता है, वैसे चीज़ों में आप चीज़ें गौर करोगे कि कुछ समय उसको इस्तेमाल करने के बाद वो गर्म हो जाता है। कभी आपने गौर किया है, जो हम लोग फ़ैन चलाते हैं अपने घरों में, आप उसको 2-3 घंटे चलाओ, फिर उसका नीचे वाला पार्ट आप टच करना, देखना वो गर्म हो जाता है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ जब आप लंबे समय तक चलाते हो तो वो गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, उसको हीट कर दिया। करंट ने क्या किया, उसको हीट कर दिया। अब हाँ, ये सवाल आपका जरूर हो सकता है कि सर कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि जल्दी हीट हो जाता है, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो जल्दी हीट नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया हमने आपके सामने अभी वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, ये सब थोड़ा हीट होने में टाइम लगता है इसमें। लेकिन वही आप ये वाला हीटर के बारे में बात कर लो, या फिर जो रूम हीटर आता है हमारे जाड़े के टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब देख लो, है ना? इंडक्शन हो गया, कितना जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अगला है हमारा इसमें एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होता है समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर used for cooking. All these contain a coil of wire. This coil of wire is called an element. जैसे आपने कभी गौर किया होगा, एक रूम हीटर का बात करो या फिर वैसे हीटर का बात करो जिसका हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे सामने जो ये पिक्चर है, ये खाना बनाने के लिए इस हीटर का इस्तेमाल होता है। एक रूम हीटर होता है जिसको हम लोग केवल जाड़े के टाइम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी में आपने एक चीज़ गौर किया है, इसमें ना लपेटा हुआ वायर होता है, तार होता है। इसी लपेटे हुए वायर को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? जैसे इस वाले हीटर को कभी आपने देखा होगा तो इसमें जो ये येलो कलर का जल रहा है, ये बेसिकली तार है। और कैसा तार है? लपेटा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं कॉइल ऑफ वायर, यानी कि वायर है बेसिकली लपेटा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको और अच्छे से क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया? पहले ये बताइए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक आप चलाओगे, उसको करंट दोगे तो वो चलने के बाद गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एलिमेंट क्या देखा आपने? एलिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप रूम हीटर जलाओ या फिर वैसा हीटर जलाओ जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे सामने है। इसमें जो तार होते हैं वो लपेटे हुए होते हैं, उसी तार को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। अब देखो, किसी भी वायर में हीट कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि किसी भी प्रकार के वायर में कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, वो कितना ज़्यादा गर्म होगा, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा। पहला
कि वो वायर किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, दूसरा उसका लंबाई क्या है, ध्यान रखिएगा, और तीसरा थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है कि वो वायर मोटा है कि पतला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जिस भी वायर का मटेरियल अच्छा होगा, यानी कि जो भी वायर अच्छे मटेरियल से मिलके बने होंगे, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, अगला है हमारा लेंथ। वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। भाई वायर यदि छोटा रहेगा तो हीट कम जनरेट करेगा, लेकिन वायर बड़ा रहेगा तो हीट वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगला हमारा है थिकनेस। यदि वायर हमारा पतला रहेगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, यदि वही वायर मोटा रहेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया पूरा बात? तो यदि आपसे कोई चलते फिरते भी पूछ ले कि बताइए हीट जो है किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो हीट 3 बातों पर डिपेंड करेगा। पहला कि वो मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, दूसरा उस मटेरियल का यानी कि वो वायर किस चीज़ से बना है, ये पहला हो गया, कैसे प्रकार के मटेरियल से बना वो पहला हो गया, और उस वायर का लेंथ कितना है, छोटा है कि बड़ा है, और उसका थिकनेस यानी कि मोटाई कितना है। अच्छे मटेरियल से बना होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेंथ वायर का बड़ा होगा तो भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और यदि वो वायर मोटा होगा तो भी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझना है। 10 फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स और डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। इसी के वजह से आप देखोगे हर प्रकार के कंपोनेंट में वायर अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। कभी आप गौर करना, जो टीवी का वायर होगा उसका मोटाई अलग होगा, समझ रही है बात। उसके बाद फिर जो एक छोटा सा नॉर्मल पंखा का वायर होता है उसका वायर का मोटाई अलग होगा। आपके चार्जर, जो फ़ोन आप चार्ज करते हो उसका मोटाई अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर प्रकार के डिवाइस में वायर का जो ज़रूरत पड़ता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो अलग अलग पड़ता है। समझ रही है बात? जैसे कभी आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कभी आपने गौर किया है वॉशिंग मशीन का तार या फिर फ्रीज का तार या फिर मिक्सर का तार मोटा होता है? कभी गौर किया आपने? क्यों मोटा होता है? क्योंकि वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मिक्सर इन सब को चलाने के लिए हीट चाहिए ज़्यादा, और वो हीट ज़्यादा तभी मिल पाएगा जब आप वायर मोटा वाला इस्तेमाल करोगे तब। समझ आ रही बात? लेकिन वही आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हमारा एक फैन जो कि हम लोग अपने घरों में चलाते हैं, वो फैन जो कि ऊपर टंगा रहता है छत पे, मतलब वो सीलिंग पे, वो वाला फैन हो गया हमारा। उसके बाद फिर आप चार्जर देख लो, चार्जर भी मोटा होता है लेकिन उतना भी मोटा नहीं जितना मोटा तार हमारा वॉशिंग मशीन, फ्रिज में इस्तेमाल होता है। तो पंखा का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, इन सब का तार देखना कभी आप, बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि इन सबको चलाने के लिए हीट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, कम हीट भी दोगे तो भी ये हमारा काम कर देगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि हर प्रकार के कंपोनेंट में आपको तार का जो मोटाई है वो अलग अलग नज़र इसलिए आता है क्योंकि उसको हीट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जिसको हीट का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा उसका वायर का मोटाई ज़्यादा होगा, जिसको हीट का ज़रूरत कम पड़ेगा उसके वायर का मोटाई कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट ऑन द अदर हैंड। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, जो वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, जो वायर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को चलाने के लिए, वो उतना जल्दी भी गर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। यदि वायर ही गर्म हो जाएगा मान लो, तब तो वायर में आग लग जाएगा ना। तो फिर गर्म होता क्या है? वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पंखा को चलाओगे तो पंखा गर्म होगा, वायर गर्म नहीं होगा। समझ रही बात? क्योंकि यदि वायर गर्म हो गया तो फिर पूरा घर में आग लग जाएगा। बस गर्म क्या होता है, जिस चीज़ को आप चला रहे हो वो चीज़ केवल गर्म होता है, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट एंड दे आर इजिली विजिबल। और लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके वायर इतना गर्म हो जाते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं कि वो गर्माहट हमको दिखता भी है और महसूस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले रूम हीटर का आप देखो, वायर इतना गर्म हुआ है कि वो येलो दिख रहा है, और इतना गर्म होता है ये कि ये खाना भी हमारा बना देता है। यदि इसके ऊपर हम लोग चावल दाल बनाना चाहे तो रख के बनाते भी हम लोग अपने घरों में। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायर ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायर
इतना गर्म हो जाता है कि आप उस पर रख के उस पे ऊपर खाना भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ये वाला हीटर है ना। यदि हमारे पास कुछ और भी पिक्चर है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते हैं, आपने घर में आयरन इस्तेमाल किया होगा कपड़े को आयरन करने के लिए, वो भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना कई सारे वायर लपेटे हुए होते हैं। पिक्चर देखो आप, एनसीईआरटी बुक में भी होगा और हमारे सामने भी है। ये आयरन का अंदर वाला पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इसमें कई सारे वायर लपेटे हुए हैं। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो करंट किसको मिलता है? आयरन को। और ये सारा का सारा वायर ग्लो करता है, जलने लगता है, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और आपके कपड़े को अच्छे तरीके से आयरन ये कर देता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा ये बल्ब वाला एग्जांपल, फिलामेंट वाला जो हमने कल एग्जांपल आपको बताया था, पिक्चर नहीं दिखाया था लेकिन आप देख लो आज। ये वाला बल्ब जो कि 15-20 रुपए का पहले मिलता था मार्केट में, जब इसको आप जलाते थे तो येलो लाइट निकलता था, याद करो, पूरा रूम पीला पीला हो जाता था। और यहाँ पे ऊपर में जो आप ये वायर चमकता हुआ देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। यही जब चमकता है, मतलब यही जब हीट होता है तो यही पूरे रूम को रोशनी से भर देता है। ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए, जो कि वायर इसका जब गर्म होगा तभी जाके ये रोशनी को प्रोड्यूस करेगा। अगला, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। यही इसी का एग्जांपल दे रहा है कि इस वाले का आप देखो, जो फिलामेंट है बेसिकली क्या है? तार है। ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि पूरे रूम को ये अपने रोशनी से भर देता है। लेकिन वही किसी चीज का वायर जरा सा भी गर्म नहीं होता है तो वो नहीं चमकता है फिर। ठीक ना। आगे, इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। यानी कि किसी वायर से आप यदि बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे, किसी वायर से यदि बहुत ज्यादा करंट पास होने लगेगा तो वो वायर कई बार गल भी जाता है और उसमें आग लग जाता है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि घर में अपने आप आग लग गया। वो अपने आप नहीं लगता है, घर में आपने लोकल कंपनी का या फिर लोकल वैरायटी का तार आपने क्या किया होगा? इस्तेमाल किया होगा, और करंट ज़्यादा मिलने की वजह से वो पिघल के जल के घर में अपने आप आग लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी घर बनवाइए तो अच्छे कंपनी का एकदम अच्छा क्वालिटी का तार अपने घर में लगवाइए, ताकि कितना भी करंट पास हो जाए तो उसमें वो पिघले ना, जले ना। सुंदर ये बात, क्योंकि हमारे रूम के चारों तरफ वायर होता है। और भाई यदि चारों तरफ आग लग जाएगा तो फिर हम बचेंगे कैसे? है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसके वायर इतने नाजुक होते हैं कि हल्का सा भी करंट बेसी हुआ उसमें आग लग जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए वायर हमेशा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक डाउन ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। यानी कि जो वायर बनाया जाता है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है। इसीलिए कभी आप देखना, जो अच्छे मटेरियल से बने होंगे वायर, उसका दाम मार्केट में महंगा होगा, लेकिन जो वायर उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छे मटेरियल से नहीं बना होगा, वो सस्ता मिलता है। तो कुछ चीज़ों में ना हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तार, वायर, इसमें यदि आप पैसा बचाने के लिए खराब कंपनी का या फिर खराब क्वालिटी का वायर लेकर आ गए तो आप सोचो कुछ पैसों की वजह से आपके फैमिली मेंबर का जान तक जा सकता है। तो वही चीज़ है। तो वायर जो है कई सारे प्रकार के चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन वही यदि खराब क्वालिटी का वायर होगा तो वो करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गल जाएगा, उसमें आग लग जाएगा। ठीक ना। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। अब इसी प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए। फ्यूज कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, आपके सामने भी पिक्चर होगा फ्यूज का, और यहाँ पे स्क्रीन के भी ऊपर है हमारे सामने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये वाला आपने देखा होगा अपने घर। तो ये हमारा फ्यूज होता है, इसको बनाने के लिए भी वायर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक ना। आगे, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। अब देखो होता क्या, आपको ना पूरा कहानी बताते हैं। ये फ्यूज ना मार्केट में 30-40 रुपए का मिलता है बस, लेकिन ये फ्यूज आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बचा देता है। कभी आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, टीवी देख रहे हैं अचानक करंट बेसी हुआ, टीवी ब्लास्ट कर गया, है कि नहीं? ऐसा कभी आपने देखा होगा ना। तो ये फ्यूज यदि आप अपने घर में लगा लोगे, जहां उस बोर्ड में, जिस बोर्ड से पूरे आपके घर में बिजली जा रहा है, मेन स्विच बोर्ड में इसको लगाना होता है, वहां पे यदि आप इस
फ्यूज को लगा दोगे तो करंट यदि अचानक बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो ये गल जाएगा, बस बाकी पूरा चीज़ आपका घर का बच जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने अपने घर में इसको नहीं लगाया है तो करंट सीधा बढ़ेगा और सीधा आपके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक पहुंचेगा और उसको नष्ट कर देगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फ्यूज होता बड़ा सस्ता है, 40-50 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन ये आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ों को बचा के रखता है। असल में करता क्या है, ये करंट यदि अचानक ज़्यादा हुआ तो ये खुद अपने आप को गला लेगा, पिघाल लेगा, जला लेगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों को वो आपका सुरक्षित कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि घर में एक फ्यूज जरूर लगा के रखना चाहिए। अब तो थोड़ा अच्छा वाला भी फ्यूज आने लगा है, आपने नाम सुना होगा MCB, है ना। MCB क्या करता है, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। यदि करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अचानक घर में तो वो MCB अपने आप नीचे गिर जाता है, आपको करने का भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता था, इस वाले फ्यूज में इसमें आग लग जाता था, ये जल जाता था, पिघल जाता था, तो संकट मतलब खतरा इसमें भी रहता था। लेकिन थोड़ा सा हमारा साइंस डेवलप हुआ, अच्छा हुआ, तो अब हमारे लोगों ने क्या बना दिया, MCB बना दिया। अब MCB क्या करता है, अचानक यदि करंट बढ़ेगा ना, वोल्टेज यदि बढ़ गया तो MCB अपने आप गिर जाता है। इससे क्या होता है, पूरे घर का आपका जितना भी चीज़ बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है वो सब सुरक्षित रहता है, कोई ब्लास्ट नहीं करता, कोई फ्यूज नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि MCB और ये जो फ्यूज है अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर को आग लगने से बचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ खास लिखा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द निडल ऑफ अ कॉम्पस इज अ टीनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कभी आप लोगों ने कॉम्पस को देखा है? कॉम्पस में ना एक निडल होता है, निडल मतलब एक सुई होता है बेसिकली। वो सुई नहीं है, वो असल में एक मैग्नेट होता है। आपको दिखेगा कि स्टील की तरह तो दिख रहा, नॉर्मल सा तो है, लेकिन वो नॉर्मल स्टील नहीं है, वो असल में क्या है, एक मैग्नेट यानी कि एक चुंबक है। तो एक कॉम्पस के अंदर जो निडल होता है, जो सुई होता है, वो बेसिकली एक मैग्नेट होता है, जो कि हमेशा आप देखोगे कॉम्पस में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखा रहा होता है। यानी कि वो सुई का एक पार्ट ऊपर नॉर्थ में दिखाएगा और एक तरफ वो नीचे की ओर दिखाएगा। तो एक कॉम्पस का जो निडल होता है वो हमेशा एक मैग्नेट होता है और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमेशा बता रहा होता है, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। उसके बाद लिखा हुआ कि व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब जरा आपने ये ना बचपन में किया होगा, जब आप दो चुंबक को नजदीक लेकर जाते होंगे तो दो चीज होता होगा, या तो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाता होगा या फिर दोनों दूसरे से दूर भागता होगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अब एक कॉम्पस में जो निडल है हमारा, जो सुई है, वो भी तो चुंबक है ना। अब उसके बगल में आप एक चुंबक को लेकर जाओगे तो बताओ दोनों क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? डिफ्लेक्ट का मतलब वो सुई अपने आप हिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सुई अपने आप में एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट आप हाथ में लेके उसके सामने जा रहे हो। तो कंपास के अंदर जो हमारा निडल यानी कि सुई होगा उसमें क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि वो हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि सुई भी अपने आप में एक मैग्नेट है और जिसको आप नजदीक लेकर जा रहे हो वो भी हमारा क्या है, एक मैग्नेट ही है। इसी के वजह से सुई में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। Also, compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. एक बात और है, यदि आप अपने उस कॉम्पस को एक वायर के बगल में लेकर जाओगे जिस वायर से करंट पास कर रहा होता है, उस समय भी वो उस कॉम्पस के अंदर जो निडल है सुई, उस समय भी उसमें वो डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि उस समय भी वो हिलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायर जो होता है ना, जिससे करंट पास कर रहा होता है, वो भी एक तरीके से मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है। समझ रही है बात? तो अब जरा आपसे हम पूछते हैं दो बात। एक कॉम्पस का जो निडल है, यानी कि कॉम्पस के अंदर जो सुई है, जो कि हमेशा एक बार मैग्नेट छोड़ो, बेसिकली एक चुंबक होता है जो कि नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखाता है। तो वो कब कब डिफ्लेक्ट करेगा? पहला तब जब उसके बगल में हम एक चुंबक लेकर जाएंगे तब वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी हिलने लगेगा। और दूसरा कब? जब उसके बगल से हम लोग एक वायर को गुजार देंगे, वायर को पास कर देंगे, लेकिन उस वायर से क्या पास होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो उस कॉम्पस का निडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, यानी कि वो हिलने लग जाएगा अपने आप।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखा हुआ है कि अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास्ड थ्रू द वायर। यानी कि पहला ऐसा इंसान जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, इन्होंने हम लोगों को बताया कि जब आप एक कॉम्पस के बगल से करंट को पास करवाओगे वायर के थ्रू, तो उस कॉम्पस के निडल में क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि वो हिलने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने हमको बताया कि जब हम एक वायर को लेकर जाएंगे कॉम्पस के बगल में तो कॉम्पस का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलने लगेगा। ये किसने बताया हम लोगों को, तो हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने बताया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। देखो सिंपल सी बात है, उस कॉम्पस के बगल में हम एक चुंबक लेकर जाएंगे तो ये समझ में आता है कि भाई वो चुंबक तो चुंबक है ही, जो कॉम्पस के अंदर जो निडल है वो भी हमारा क्या है, एक चुंबक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर डिफ्लेक्ट करेंगे। बेसिकली चुंबक भारी होता है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो निडल है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब उस कॉम्पस को हम लोग करंट के नजदीक लेकर गए, उस वायर के नजदीक जिस वायर से करंट पास कर रहा था, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यदि किसी वायर से करंट पास कर रहा होता है तो उस समय पे वो वायर किसके तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो किसके तरह काम करेगा, मैग्नेट के तरह, चुंबक के तरह। इसीलिए जब आप एक कॉम्पस को किसी वायर के बगल से गुजारोगे या फिर वायर के नजदीक लेकर जाओगे तो कॉम्पस का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वो हिलने लगेगा। ठीक है, आगे, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें 2-3 बातें बस आपको ध्यान रखने हैं, वो ये, पहला समझो, पूरा कंक्लूजन बता देते हैं आपको। पहला ये कि एक कॉम्पस का जो निडल होता है वो एक खुद में मैग्नेट होता है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। समझ में आया इतना बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आप एक कॉम्पस के बगल से या फिर कॉम्पस के बगल में जब भी आप चुंबक एक लेकर जाओगे तो कॉम्पस का जो निडल है वो हिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो निडल है वो खुद भी एक मैग्नेट है और जो आप पास लेकर जा रहे हो वो क्या हमारा एक मैग्नेट ही तो है, चुंबक ही तो है। इसीलिए कॉम्पस का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलने लगेगा। उसके बाद जब उस कॉम्पस को आप उसके नजदीक लेकर जाओगे जहां से जिस वायर से करंट पास कर रहा है, उस समय भी वो कॉम्पस का निडल डिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्योंकि उस समय पे वो जो वायर है जिससे करंट पास कर रहा है वो किसके तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के तरह। ठीक ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।